जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं एमपी टास्क पोर्टल के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, एमपी टास्क एक पोर्टल है जिसके माध्यम से ओबीसी के, एससी के और एसटी के फॉर्म अप्लाई होते हैं। पहले एससी और एसटी के ही होते थे एमपी टास्क के माध्यम से, लेकिन ओबीसी के 2022 से अप्लाई होना स्टार्ट हो चुके हैं। यानी कि जिन्होंने 2022 में एडमिशन लिया है 2022-23 सेशन से, तो उनके भी अप्लाई एमपी टास्क से ही होती हैं फॉर्म, आप सभी को पता होगा। लेकिन आज के इस वीडियो के माध्यम से हम फ्रेश स्टूडेंट के बारे में बात नहीं करेंगे, हम उन स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे जो फर्स्ट ईयर पास करके सेकंड ईयर में आए हैं, सेकंड ईयर पास करके थर्ड ईयर में, और थर्ड ईयर पास करके फोर्थ ईयर में आए हैं। उन छात्रों के फॉर्म है, स्कॉलरशिप के जो फॉर्म है, उनको क्या है, फ्रेश फॉर्म सबमिट नहीं करना होता है, उनको केवल और केवल रिन्यूअल करना होता है। ठीक है, रिन्यूअल का मतलब होता है उन्हें रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, केवल और केवल फॉर्म सबमिट करना है। ठीक है, तो जिसे रिन्यूअल कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में जिसे नवीनीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर 2024 सेशन का, 2024-25 सेशन का यहाँ पर नवीनीकरण फॉर्म यानी कि रिन्यूअल फॉर्म कैसे भरना है, पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, आपने ये वीडियो देख लिया गारंटी है आपको और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारी चीजें मैं आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पर आना है, सर्च करना है एमपी टास्क। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, आपके सामने फर्स्ट लिंक आ जाएगा, इस लिंक पर क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, यानी कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन होकर आ जाएगी। इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अब आपको क्या करना है, कुछ चीजें वो दिखाई देंगी, जरा समझना। यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि जब न्यू स्टूडेंट होता है उसे एक तो रजिस्ट्रेशन करना होता है, इसके बाद आप फॉर्म सबमिट करना होता है। लेकिन जो सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में आ जाते हैं, उन्हें रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं होती है, केवल और केवल फॉर्म भरना होता है। अब फॉर्म कैसे भरेगा, जब आपने फर्स्ट ईयर में रजिस्ट्रेशन किया होगा तो याद करिए, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा और एक पासवर्ड मिला होगा। उसी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना लॉगिन करके फॉर्म सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है, अपनी यूजर आईडी डालनी है, यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना है, और यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है ना 52225, वो यहाँ पर दिखा सबमिट कर देना है। यानी कि जो भी आपके केस में जो भी कैप्चा कोड दिखता है वहीं यहाँ पर अप्लाई करना है, इसके बाद लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब एक चीज समझना कि मान के चलिए आप अपना पासवर्ड भूल गए, तो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड वाले ऑप्शंस पर क्लिक करके अपना पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हो। या मान के चलिए आप अपनी यूजर आईडी भूल गए, तो यूजर आईडी, फॉरगेट यूजर आईडी वाले ऑप्शंस पर क्लिक करके अपनी यूजर आईडी भी फॉरगेट कर सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ गई, यानी कि सब कुछ आप यहाँ से कर पाएंगे अगर आप भूल गए हैं। तो अगर आप नहीं भूले हैं तो यहाँ से लॉग इन कर लेना। ठीक है, अब दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जैसा कि मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे हम लॉगिन करते हैं हमारे यहाँ पर लॉगिन आईडी वगैरह आ जाएगी, और यहाँ पर हमें एक विंडो दिखाई देगा, पॉपअप विंडो, यानी कि जिसे हम नोटिफिकेशंस कहेंगे। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आवास योजना के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई हैं, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है, और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के एक स्टूडेंट हैं जिनका नाम होता है एससी। तो जो भी एससी के स्टूडेंट है ना, एससी के, उनको क्या करना पड़ेगा, बायोमेट्रिक ई केवाईसी करनी पड़ेगी सबसे पहले। यानी कि जो भी एससी के स्टूडेंट हैं, इस फॉर्म को भरने से पहले पहले, जो मैं आपको रिन्यूअल करने का फॉर्म बता रहा हूँ, उसको भरने से पहले पहले आपको क्या काम करना है, आपको अपनी ई केवाईसी करवानी है। जब तक आप अपनी ई केवाईसी नहीं करवाएंगे, आप इस फॉर्म को यानी कि रिन्यूअल नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ गई। तो एससी के जो भी स्टूडेंट हैं, अनुसूचित जाति की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का 2024-25 का लाभ लेना है, तो एमपी टास्क पोर्टल पर सबसे पहले आपको बायोमेट्रिक ई केवाईसी करवानी होगी। उसके बाद ही आपको छात्रवृत्ति का आवेदन करना है, जैसा कि यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है। बात समझ में आ गई। तो जो भी ओबीसी के स्टूडेंट हैं और एसटी के स्टूडेंट हैं, उनको ई केवाईसी नहीं करनी है। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर क्लोज वाले ऑप्शंस पर क्लोज करके इसको क्लोज करना है। इसके बाद हमारा कुछ इस तरह का दिखाई देगा। अब यहाँ पर दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड में एक ऑप्शंस दिखाई देता है पीएमएस। ठीक है, एक पीएमएस का एक ऑप्शंस दिखाई देगा, इस पीएमएस वाले ऑप्शंस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम पीएमएस पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसमें से हमें जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा, एप्लीकेशन अप्लाई,
इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। कौन से पर? एप्लीकेशन अप्लाई वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना होगा। अगर आप अपना स्टेटस देखना चाहते हैं तो एप्लीकेशन स्टेटस वाले लिंक पर क्लिक करके अपना स्टेटस देख पाएंगे। जैसे कि आप अपना फर्स्ट ईयर का स्टेटस देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख पाएंगे, या आपने अगर सेकेंड ईयर का जो रिन्यूअल कर रहे हैं या थर्ड ईयर का रिन्यूअल कर रहे हैं, फोर्थ ईयर का रिन्यूअल कर रहे हैं, तो यहाँ से आप अपना स्टेटस भी देख पाएंगे। ठीक है, तो आप अपना स्टेटस देखना चाहते हैं तो यहाँ से स्टेटस देख सकते हैं, लेकिन हमें अप्लाई करना है तो एप्लीकेशन अप्लाई वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जैसे ही हम एप्लीकेशन अप्लाई वाले ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर कुछ चीजें हैं वो दिखाई देंगी, जैसे कि कृपया ध्यान दें, कुछ 7 चीजें हैं वो हमें दिखाई देने वाली हैं। इसका क्या मतलब है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर हम कुछ चीजें वो समझेंगे। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जो स्टूडेंट गलतियां करता है ना, वो यहीं पर कर देता है। ठीक है, अगर आपने ये चीजें सही कर दी ना, तो आगे का काम है, जो आगे की प्रोसेस है, बिल्कुल सिंपल है। बस जो गलतियां होती हैं वो यहीं पर होती हैं। देखिए, यहाँ पर शैक्षणिक सत्र दिखाई देगा 2023-24। यहाँ पर क्या दिख रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, इससे मतलब नहीं है, लेकिन जो जिस शैक्षणिक सत्र में हमने एडमिशन लिया होता है वो दिखाई देता है ज्यादातर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें एडमिशन ईयर वाले ऑप्शंस पर क्लिक करके सबसे पहले अपना क्या है, अपना एडमिशन ईयर सिलेक्ट करना है कि हमने एडमिशन कब लिया। देखिए, अगर आप फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में आए हैं, फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में आए हैं, तो यहाँ पर आपको क्या सिलेक्ट करना है, 2023-24 सेशन, क्योंकि हम 2023-24 सेशन के हैं। सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में आए हैं, यानी कि हम थर्ड ईयर का अप्लाई कर रहे हैं, तो कौन सा सिलेक्ट करेंगे, 2022-23 सेशन। ठीक है, अगर हम फोर्थ ईयर में आए हैं, थर्ड ईयर पास करके फोर्थ ईयर में आए हैं, तो सीधी सी बात है, हम क्या सिलेक्ट करेंगे, 2021-22 सेशन। तो ये चीजें हमें सिलेक्ट करनी है। ये सेशन हमें कब सिलेक्ट करना है, जब हम 2024-25 सेशन में अप्लाई कर रहे होंगे तब। ठीक है, 2024-25 सेशन में जब हम अप्लाई कर रहे होंगे तब हमें ये सेशन सिलेक्ट करनी है। तो ये सेकंड ईयर के लिए सिलेक्ट करना है, ये सेशन थर्ड ईयर के लिए सिलेक्ट करना है, और ये सेशन फोर्थ ईयर के लिए सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर गलतियां नहीं कर देना। अगर आप गलती कर दोगे तो फिर आपको परेशानियां हो सकती हैं। इसी सेशन के अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर क्या सिलेक्ट करना होता है, यहाँ पर आपको रिन्यूअल सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में आए हैं, तो हमें क्या करना है, रिन्यूअल सिलेक्ट करना है। सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में आए हैं, हम क्या सिलेक्ट करेंगे, रिन्यूअल सिलेक्ट करेंगे। थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर में आए हैं, यानी कि हम क्या करेंगे, रिन्यूअल सिलेक्ट करेंगे। तो हमें अपना फॉर्म रिन्यूअल सिलेक्ट करना है कौन से केस में, जब हम अपना फर्स्ट ईयर रेगुलर कर रहे हैं, सेकंड ईयर भी रेगुलर कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर जब आए रेगुलर किया हमने, यानी कि हमने गैप नहीं लिया, हमने कोई भी छात्रवृत्ति मिस नहीं की है, तब हमें रिन्यूअल सिलेक्ट करना है। अगर आप कोई भी छात्रवृत्ति यानी कि कोई सा भी ईयर मिस कर देते हैं, ठीक है, जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर में तो अप्लाई कर दिया था, आपने छात्रवृत्ति ले ली, लेकिन आप सेकंड ईयर की आपने छात्रवृत्ति को मिस कर दिया था, यानी कि आपने अप्लाई नहीं कर पाया था सेकंड ईयर में, और अब आप आ गए हैं थर्ड ईयर में, तो फिर क्या सेकंड ईयर का भरने के लिए आपको क्या है, इंटरमीडिएट सिलेक्ट करना होगा, जो इंटरमीडिएट वाला ऑप्शन है। ठीक है, अगर आप रेगुलर चल रहे हैं फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर, सेकंड ईयर से थर्ड ईयर, थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर, तो रिन्यूअल, अन्यथा फिर आपको क्या सिलेक्ट करना है, इंटरमीडिएट सेकंड ईयर में। ठीक है, लेकिन जब आप थर्ड ईयर का अप्लाई करोगे तो वहां पर फिर से क्या सिलेक्ट करना होगा, वहां पर रिन्यूअल सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जो आप मिस कर देते हैं, जैसा कि यहाँ पर क्लियर मेंशन किया भी गया है, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं हर चीज आपको समझाते जाऊंगा जिससे आपको कोई भी डाउट ना हो। जैसा कि देख पा रहे हैं, यदि आप पूर्व एडमिशन वर्ष के प्रथम अथवा अगले शैक्षणिक सत्र में अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि अभी जो प्रेजेंट में वर्ष चल रहा है 2024, और इससे पहले वाले में 2023 सेशन में अप्लाई करना चाहते हैं, जो आपने मिस कर दिया था, तो एडमिशन वर्ष के प्रथम अथवा अगले शैक्षणिक सत्र में अप्लाई करना चाहते हैं, तो एप्लीकेशन टाइप में इंटरमीडिएट सिलेक्ट करना है। यानी कि जो भी कोर्स हम मिस कर देते हैं, जो भी ईयर मिस कर देते हैं, उसमें हमें इंटरमीडिएट सिलेक्ट करना है। यदि आप किसी भी शैक्षणिक सत्र या कोर्स वर्ष को स्किप करना चाहते हैं, यानी कि आपसे कोई भी शैक्षणिक या एकेडमिक ईयर है या कोर्स ईयर जो स्किप हो गया है, तो वहां पर भी आपको इंटरमीडिएट सिलेक्ट करना है। जब आप नवीनी कर रहे हैं, यानी कि रेगुलर चलेंगे फर्स्ट से सेकंड, यानी कि कोई भी एकेडमिक ईयर मिस नहीं कर रहे हैं, तब उस केस में हमें रिन्यूअल सिलेक्ट करना है।
यहाँ पर हमें कोर्स वर्ष यानी कि सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर का या फोर्थ ईयर में वो कोर्स वर्ष सिलेक्ट करना है, गो फॉर अप्लाई पर क्लिक कर देना है। चलिए अब हम उन चीज़ों को सिलेक्ट कर लेते हैं, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो देख लेना है। यहाँ पर 2024-25 नहीं सिलेक्ट करना है, 2024-25 किसको सिलेक्ट करना है? जो न्यू स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर में आएंगे केवल उनको, ठीक है। लेकिन जो रिन्यूअल करेंगे उन्हें 2023-24, 22-23, 21-22 सिलेक्ट करने होंगे, ठीक है। मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ। यहाँ पर आपको रिन्यूअल सिलेक्ट करना है। अगर इंटरमीडिएट आपको दिखाई दे रहा है तो आपको इंटरमीडिएट, और ज़्यादातर इंटरमीडिएट किसे दिखाई देगा? जिन्होंने मिस किया हुआ है, कोई गैप किया है उनको ही दिखाई देगा और किसी को दिखाई नहीं देगा। इसके बाद आपको अपना ईयर सिलेक्ट कर लेना है, जो भी सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर है, और इसको सबमिट कर देना है। चलिए सबमिट कर देते हैं। तो दोस्तों जैसे हम सबमिट करते हैं, ध्यान रखना एक चीज़ कि जब आप सबमिट करो यानी कि गो फॉर अप्लाई वाले ऑप्शंस पर क्लिक करोगे, तो यहाँ पर सक्सेस का ऑप्शंस दिखना चाहिए इस तरह से। अगर आपको सक्सेस नहीं दिख रहा है और दिखाई दे रहा है कि आपका पीएमएस वेबसाइट पर रिजल्ट अपलोड नहीं हुआ है, तो इसका मतलब है कि आप जो फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में आए हैं, सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में आए हैं, थर्ड ईयर से जो फोर्थ ईयर में आए हैं, तो जो आपने पहले के ईयर में जो परीक्षा पास किया, उस परीक्षाओं का जो रिजल्ट है अभी पीएमएस वेबसाइट पर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के पोर्टल पर अभी अपडेट नहीं हुआ है। अगर इस तरह का मैसेज आ रहा है तो ठीक है। अगर सक्सेस की जगह और कुछ लिख के आ रहा है तो फिर आपको क्या करना है, आपको वेट करना होगा थोड़ा सा, या फिर कॉलेज से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर डायरेक्टली सक्सेस आ रहा है तो फिर आपको क्या करना है, गो फॉर अप्लाई वाले ऑप्शंस पर क्लिक कर दें। अब हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जो अगला स्टेप हमारा होने वाला है सबमिट करने के बाद में, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहली चीज है वो आपको देख लेनी है कि एप्लीकेशन फॉर एकेडमिक ईयर आपको यहाँ पर 2024-25 दिखना चाहिए। यानी कि एकेडमिक ईयर, जिस एकेडमिक ईयर में हम अप्लाई कर रहे हैं वो कौन सा एकेडमिक ईयर है, वो हमारा 2024-25 है। लेकिन जो हमने एडमिशन लिया था वो एडमिशन ईयर कौन सा है, 2023-24। यानी कि जो भी एडमिशन लिया होगा आपने वो तो एडमिशन ईयर होता है, और लेकिन जिस ईयर में आप अप्लाई कर रहे हैं वो हमारा एकेडमिक ईयर है। जैसे कि हम सेकंड ईयर का रिन्यूअल कर रहे हैं, अगर हम थर्ड ईयर का रिन्यूअल करते तो यहाँ पर कौन सा एडमिशन ईयर दिखता, 2022-23 दिखता। अगर आप यहाँ पर फोर्थ ईयर का रिन्यूअल करते तो यहाँ पर कौन सा दिखता, 2021-22 दिखता। कौन से केस में, 2024-25 वाले केस में। बात समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ पर अब आपको आपकी प्रोफाइल डिटेल दिखाई देगी। सबसे पहले आपको कौन सी डिटेल दिखाई देगी, प्रोफाइल डिटेल दिखाई देगी। प्रोफाइल डिटेल में आपको आपकी जो प्रोफाइल आईडी है वो दिखाई देगी। और जब आपने फर्स्ट ईयर में जो आपने एनुअल इनकम अपलोड किया था, जो इनकम सर्टिफिकेट होता है जो अपलोड किया था, वो भी आपको दिखाई दे जाएगा यहाँ पर। तो व्यू वाले ऑप्शंस पर क्लिक करके अपना देख सकती हैं, ठीक है। एक बात का ध्यान रखना कि जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था या जब फॉर्म अप्लाई किया था उस टाइम पर जो आपने इनकम सर्टिफिकेट अपलोड किया था, ठीक है, और साथ ही आपने फॉर्म में जो इनकम सबमिट की थी वो सेम होनी चाहिए। अगर दोनों डिफरेंट होंगे तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। और एक बात बता दूं, जो आपने फर्स्ट ईयर में अपलोड किया था इनकम सर्टिफिकेट, वहीं आपका सेकंड ईयर में भी चलेगा, वहीं आपका थर्ड ईयर में चलेगा। यहाँ पर आपको एजुकेशन डिटेल दिखाई देगी। अब आपको क्या करना है, सबसे नीचे आ जाना है। सबसे नीचे आने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अब हमें जो चीज़ें अपलोड करनी है वो रिजल्ट से संबंधित है। यहाँ पर जो आपने फर्स्ट ईयर का अप्लाई किया था वो एक फर्स्ट ईयर की डिटेल आ जाएगी आपके पास, जैसे कि हम पास हो चुके हैं, अब हम सेकेंड ईयर में आ चुके हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ अपलोड करनी होती है आपको, क्या, सेकेंड ईयर की मार्कशीट, ठीक है। सॉरी, सेकेंड ईयर की मार्कशीट नहीं, जब आप सेकेंड ईयर में अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, और जब आप यहाँ पर थर्ड ईयर का अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर थर्ड ईयर की मार्कशीट आपको अपलोड करनी होगी। सॉरी, सेकेंड ईयर की मार्कशीट। जैसे कि मैं एक बार और बता देता हूँ, जैसे हम फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में आए और सेकेंड से थर्ड ईयर में आए, थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर में आए, तो लास्ट ईयर हमने या लास्ट टाइम हमने जो भी एग्जाम पास किया है उसकी मार्कशीट अपलोड करनी है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की। जैसे कि अगर आप सेमेस्टर स्टूडेंट हैं, सेमेस्टर स्टूडेंट, तो आप अभी सेकंड ईयर में अप्लाई कर रहे हैं, तो सेकंड ईयर में जब हम अप्लाई करते हैं तो इससे पहले जो हमारा सेमेस्टर होता है वो कौन सा सेमेस्टर होता है, सेकंड सेमेस्टर। सेकंड सेमेस्टर की अप्लाई होगी, यानी लास्ट टाइम हमने जो भी एग्जाम क्वालिफाई किया है उसकी मार्कशीट हमें अपलोड करनी है, जो कि 2 MB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। JPG फॉर्मेट या PDF फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको अप्लाई रिन्यूअल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से अगर आपकी मार्कशीट नहीं आई है तो जो ऑनलाइन वाला रिजल्ट है वो ऑनलाइन वाला रिजल्ट भी अपलोड कर सकते हैं।
जैसे ही अप्लाई रिन्यूअल पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने एक पॉपअप विंडो आ जाएगा। यहाँ पर क्या आप दर्ज की गई जानकारी के साथ सेव करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर यस करेंगे। इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर आ जाता है। इस एप्लीकेशन नंबर को सबसे पहले कॉपी कर लेना है या आप अपने पास नोट डाउन करके रख लेना है, ठीक है। जिससे क्या है, जब नेटवर्क इशू वगैरह हो जाता है तो फिर क्या है, फॉर्म सबमिट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस एप्लीकेशन नंबर को नोट डाउन करके रख लेना, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो हमने अप्लाई किया था फर्स्ट ईयर में रजिस्ट्रेशन टाइम ही, वही चीज़ सारी चीज़ें डिटेल दिखाई दे जाएगी। सबसे नीचे आ जाना है अब आपको, और सबसे नीचे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो रिजल्ट अपलोड किया था वो रिजल्ट यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर चेक मार्क कर देना है, यहाँ से सबमिट कर देना है। इसके बाद हमारे सामने एक पॉपअप विंडो फिर से आ जाता है। यहाँ पर पूछ रहा है हमसे, क्या आप नवीनीकरण छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे सामने एक और पॉपअप विंडो आएगा। जब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दिखाई देगा, धन्यवाद, आपका आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट किया गया है। यानी कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुका है। कृपया आपका आवेदन क्रमांक ऑब्जेक्ट भविष्य में आवेदन की स्थिति जानने हेतु नोट कर लें। यानी कि जो मैंने आपको एप्लीकेशन नंबर बताया था उसको नोट डाउन आपने कर ही लिया है। अब जो अगली चीज आपसे पूछी जा रही है, क्या आप पीएमएस में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में अन्य लाभ जैसे कि छात्रावास भत्ता, विकलांग भत्ता हेतु पात्र हैं? यदि हाँ तो आगे बढ़े, यानी कि हाँ पर क्लिक करना है, अन्यथा इसको एग्जिट करने है। इसका मतलब क्या है, अगर आप हॉस्टल यानी कि छात्रावास के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर यस पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं छात्रावास के लिए। अगर आपको छात्रावास के लिए सबमिट नहीं करना है तो यहाँ से एग्जिट कर देना है, और जैसे एग्जिट करोगे आपका काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इसके डैशबोर्ड पर आ जाना है। यहाँ पर जो डैशबोर्ड का ऑप्शन दिख रहा है ना, इस डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पर आ जाना है। यहाँ पर पीएमएस सेलेक्ट करना है और एप्लीकेशन स्टेटस सेलेक्ट। अब दोस्तों हमारे सामने जब एप्लीकेशन स्टेटस का इस तरह का ऑप्शंस आता है, यहाँ पर आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं, हमने रिन्यूअल कर दिया है और किस तारीख को किया होगा वो आपको दिखाई देगा। पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन से अभी वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, और यहाँ पर दिखाई देगा आपको कि 30 दिन के अंदर हमारा क्लेरिफिकेशन हो जाता है, यानी कि वेरिफिकेशन अप्रूव वगैरह ये हो जाते हैं 30 दिन तक, ठीक है। अब यहाँ पर क्लिक करके इसको साइड में लेना है, और जैसे हम साइड में आएंगे, और एक बात समझ लेना कि यहाँ पर जितने भी हमने अभी तक एप्लीकेशन सबमिट किए होंगे वो सारे एप्लीकेशंस हमें दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर दिखाई देगा आपको प्रिंट एप्लीकेशन, तो प्रिंट एप्लीकेशंस पर क्लिक करके इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है, और प्रिंट आउट निकाल कर आपको इसको अपनी कॉलेज में सबमिट कर देना है, ठीक है। कॉलेज में सबमिट करते टाइम आपसे कुछ डॉक्यूमेंट भी मांगे जाएंगे, वो भी डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना इसको अटैच करके, और आप अपनी कॉलेज में सबमिट कर देना, और 1-1.5 महीने का इंतजार करना, अप्रूव हो जाएगा। और जैसे ही अप्रूव होता है, यहाँ पर स्टेटस में दिखाई दे जाएगा कि अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। अगर अप्रूव हो जाता है तो स्टेटस में दिखाई दे जाएगा, ठीक है। वहां से आप चेक करते रहना अपना स्टेटस 1 महीने के बाद में, ठीक है। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन बता दी है एमपीटास पोर्टल रिन्यूअल यानी कि नवीनीकरण फॉर्म के बारे में, और इस तरह का अभी तक इतनी डिटेलिंग में वीडियो किसी ने भी नहीं बनाया है। मैं आपको पूरी डिटेलिंग के साथ में बना रहा हूँ इस वीडियो को आपके लिए। आप स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे, इसलिए मैंने सोचा चलिए एक वीडियो बना देता हूँ। वैसे यूट्यूब पर तो वीडियो पड़े ही हैं, भरमार है वीडियो की, लेकिन जो समझाने का तरीका होता है वो सभी का अलग अलग होता है, इसलिए मैंने सोचा चलिए एक वीडियो बनाकर बता देता हूँ आपको। 2024 सेशन में, 2024-25 सेशन में जो भी अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। अभी फिलहाल इसकी जो लास्ट डेट है 31 दिसंबर रखी गई है, लेकिन जो समय समय के अनुसार इसकी लास्ट डेट बढ़ती रहती है। 31 दिसंबर पे जनवरी हो जाएगी, लास्ट जनवरी हो जाएगी, और लगभग लगभग मैंने देखा है इसकी जो डेट है फरवरी तक बढ़ जाती है। हर साल फरवरी तक इसकी लास्ट डेट बढ़ जाती है, लेकिन गारंटी नहीं है कि बढ़ी जाएगी, ठीक है। गारंटी नहीं है कि बढ़ी जाएगी, तो हम रिस्क क्यों लें। अभी हमारे पास टाइम है, तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए। अगर आपके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो खुद घर से सबमिट कर देना, नहीं है तो एमपी ऑनलाइन शॉप पर जाकर करवा लेना, ठीक है। बात समझ में आ गई, सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। वीडियो को शेयर करने मिलता है अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ। तब तक लिए बाय।